नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं सी-टेट का बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, फिर भी एक नमूना यानी कि पैटर्न होता है। विकल्प ए अव्यवस्थित, विकल्प बी अप्रत्याशित, विकल्प सी क्रमबद्ध व व्यवस्थित, विकल्प डी एड़ी से चोटी तक। तो जो विकास की गति है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और फिर भी एक जो पैटर्न होता है वो कौन सा होता है? तो विकल्प सी सही हो जाता है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित विकास की गति होती है। प्रश्न नंबर 2, जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? विकल्प ए संवेदीगामक अवस्था, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो अमूर्त चिंतन की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन की जो क्षमता है वो विकसित होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है 11 साल से 18 तक होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकल्प ए एक व्यक्तिगत गतिविधि है, विकल्प बी एक सामाजिक गतिविधि है, विकल्प सी एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, विकल्प डी केवल अनुकरण है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जो अधिगम है वो एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है वाइगोत्स्की के अनुसार। प्रश्न नंबर 4। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। विकल्प ए धार्मिक शिक्षा देकर, विकल्प बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, विकल्प सी नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके, विकल्प डी कठोर अनुशासन से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास तभी कर सकता है जब वो उनको नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करेगा। प्रश्न नंबर 5। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? विकल्प ए विशिष्ट स्कूल, विकल्प बी सभी के लिए शिक्षा, विकल्प सी केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, विकल्प डी भेदभाव रहित वातावरण। तो इसका हमारा सही है सभी के लिए शिक्षा। जो इसका मूल मंत्र है वो है सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा। प्रश्न नंबर 6। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? विकल्प ए सामान्य बुद्धि, विकल्प बी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण क्षमताओं पर, विकल्प सी बुद्धि के मापन पर, विकल्प डी रटने की क्षमता पर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण क्षमताओं पर हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है। प्रश्न नंबर 7। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकल्प ए केवल कठिन कार्य देना, विकल्प बी उनके संदर्भ को कक्षा से जोड़ना, विकल्प सी उन्हें अलग बैठाना, विकल्प डी उनकी उपेक्षा करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी उनके संदर्भ को कक्षा में जोड़ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है कि उनके संदर्भ को कक्षा में जोड़ना। अगला प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका? विकल्प ए तानाशाह, विकल्प बी सुविधादाता, विकल्प सी केवल आदेश देने वाला, विकल्प डी मार्गदर्शक। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है वो सुविधादाता के रूप में है। अगला प्रश्न। लिंग यानी कि जेंडर एक क्या है? विकल्प ए जैविक निर्धारक, विकल्प बी सामाजिक संरचना, विकल्प सी मनोवैज्ञानिक इकाई, विकल्प डी आर्थिक इकाई। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जेंडर यानी कि लिंग एक सामाजिक संरचना है। प्रश्न नंबर 10। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक का अर्थ क्या है? विकल्प ए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, विकल्प बी सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, विकल्प सी संज्ञानात्मक व सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, विकल्प डी केवल अंकों का मूल्यांकन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसका अर्थ होता है सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। प्रश्न नंबर 11। बच्चों की गलतियां विकल्प ए अधिगम का हिस्सा है, विकल्प बी शिक्षक की विफलता है, विकल्प सी बच्चों की बुद्धिमत्ता दर्शाती है, विकल्प डी दंड का कारण है। तो जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं। विकल्प ए सही हो जाता है 11 का। बच्चे सीखेंगे तो गलती जरूर करेंगे। प्रश्न नंबर 12। अधिगम के लिए अवप्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है? अधिगम के लिए अवप्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है? विकल्प ए पुरस्कार, विकल्प बी दंड, विकल्प सी आंतरिक, विकल्प डी प्रशंसा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है जो सबसे बड़ी अवप्रेरणा होती है वो आंतरिक अवप्रेरणा होती है, विकल्प सी सही होता है। जब बच्चा बड़ा अंदर से प्रेरित होगा, खुद से प्रेरणा उसके अंदर आएगी, तभी वो कुछ भी काम करने में सफलता प्राप्त करेगा। दूसरा अगर जरा देर के लिए मोटिवेट कर देगा उसके बाद फिर वो उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। मोटिवेशन का कोई प्रभाव ज़्यादा समय तक उस पर नहीं रहेगा, आंतरिक प्रेरणा का प्रभाव रहता है। प्रश्न नंबर 13। एक प्रभावशाली कक्षा में बच्चे शांत रहते हैं, शिक्षक केवल बोलता है, सी सक्रिय भागीदारी होती है, डी बच्चे रटते हैं। तो एक प्रभावशाली कक्षा में क्या होता है? तो इसमें सक्रिय भागीदारी होती है सभी की।
प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकल्प ए विकास परिवर्तनीय है, विकल्प बी विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण का उत्पाद है, विकल्प सी विकास हमेशा एक रेखीय होता है, विकल्प डी विकास की प्रक्रिया निरंतर है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, विकास हमेशा एक रेखीय होता है, ये गलत है। विकास हमेशा एक रेखीय होता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। विकास परिवर्तनीय है, विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण का उत्पाद है, और डी वाला भी सही है, विकास की प्रक्रिया निरंतर है, सतत है। सी गलत हो जाता है, इसलिए सी आंसर हमने यहाँ पे लगाया है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है शारीरिक कौशल, अभियोगिता का विकास, बच्चे का मानसिक विकास, सामाजिक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ हो जाता है बच्चे का मानसिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। ए प्रकार में, बी मात्रा में, सी आकार में, डी क्षमता में। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है विकल्प ए प्रकार में। बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है प्रकार में। बच्चे अलग प्रकार का सोचते हैं, वयस्क अलग प्रकार का सोचते हैं। प्रश्न नंबर 17, विद्यार्थियों को नई जानकारी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। विकल्प ए रटवाना, विकल्प बी उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना, विकल्प सी पाठ पढ़ाना, विकल्प डी केवल प्रश्न पूछना। तो विद्यार्थियों को नई जानकारी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तो बी विकल्प सही हो जाता है 17 का। अब देखते हैं अगला प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व है? विकल्प ए अपसारी चिंतन, विकल्प बी अभिसारी चिंतन, विकल्प सी स्मृति, विकल्प डी रटना। तो जो सृजनात्मकता का मुख्य तत्व होता है वो अपसारी चिंतन होता है, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका विकल्प ए सही हो जाता है 18। देखते हैं प्रश्न नंबर 19, सीखने में पठार आने का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए थकान, विकल्प बी अप्रेरणा की कमी, विकल्प सी रुचि का अभाव, विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो सीखने में पठार आने का मुख्य कारण क्या होगा? तो थकान होगी तब भी पठार आ जाएगा सीखने में, पठार मतलब रुकावट। अप्रेरणा की कमी होगी तब भी आ जाएगा, रुचि का अभाव होगा तब भी आ जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। तो डी वाला हमारा सही होगा 19 का। प्रश्न नंबर 20, छात्रों में अपराध प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण या प्रमुख कारण क्या है? विकल्प ए अनुशासित वातावरण, विकल्प बी कुंठा व असफलता, विकल्प सी अध्यापकों का व्यवहार, विकल्प डी पाठ्य पुस्तक। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प बी कुंठा व असफलता छात्रों में अपराध प्रवृत्ति विकसित होने का प्रमुख कारण होता है। प्रश्न नंबर 21, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प ए जाति, विकल्प बी वातावरण, विकल्प सी आनुवंशिकता, विकल्प डी भोजन। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? वातावरण। सामाजिक विकास में वातावरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। देखते प्रश्न नंबर 22, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य है। विकल्प ए छात्रों को डांटना, विकल्प बी कठिनाइयों को दूर करना, विकल्प सी परीक्षा की तैयारी कराना, विकल्प डी होमवर्क पूरा करना। तो रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य होता है कठिनाइयों को दूर करना, विकल्प बी सही हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि का यानी कि IQ का सूत्र क्या है? विकल्प ए MA/CA × 100, विकल्प बी CA/MA × 100, विकल्प सी MA+CA, विकल्प डी IQ × 100। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए MA/CA × 100 बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 24, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कौन सा है? विकल्प ए कक्षा कक्ष, विकल्प बी खेल का मैदान, विकल्प सी पुस्तकालय, विकल्प डी घर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा स्थान है कक्षा कक्ष। तो 24 का हमारा सही हो जाता है विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहलर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? विकल्प ए अनुबंध का सिद्धांत, विकल्प बी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, विकल्प सी प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, विकल्प डी सामाजिक सिद्धांत। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है इनसाइट थ्योरी, ये कोहलर का सिद्धांत कहा जाता है। और कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। और गेस्टाल्टवाद की बात की जाए तो कोहलर, कोफका, वर्थिमर और कुर्ट लेविन 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं। और इस सिद्धांत की बात की जाए किसने दिया था, तो किसी एक का नाम हो तो आप उसको लगाएंगे, और चारों नाम दिए हो तो आप सभी को लगाएंगे। विकल्प प्रश्न नंबर 26, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है विकल्प ए रटना, विकल्प बी सक्रियता, विकल्प सी अनुशासन, विकल्प डी परीक्षा पास करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सक्रियता। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है सक्रियता। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? विकल्प ए जटिल, विकल्प बी बाल केंद्रित, विकल्प सी शिक्षक केंद्रित, विकल्प डी केवल लिखित।
तो ये होनी चाहिए बाल केंद्रित, जो कि वर्तमान में बाल केंद्रित ही शिक्षा है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। बच्चे के विकास का सिर से पैर की ओर का नियम कहलाता है। बच्चे के विकास का सिर से पैर की ओर का नियम क्या कहलाता है? विकल्प ए विकास क्रम, विकल्प बी सिफेलोकेडल यानी मस्तकाधोमुखी, विकल्प सी निकट से दूर का सिद्धांत, विकल्प डी सामान्य से विशिष्ट। तो जो सिर से पैर की ओर होता है उसको कहते हैं मस्तका अधोमुखी, अंग्रेजी में सिफेलोकेडल। जो अंदर से बाहर की तरफ होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। तो दो तरह से विकास होता है, सिफेलोकेडल और प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रश्न नंबर 29। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प ए समय पर आना, विकल्प बी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, विकल्प सी अच्छा वेतन, विकल्प डी कक्षा सजाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक के लिए सबसे जरूरी यही होता है। देखते हैं आखिरी प्रश्न 30 नंबर। एनईपी 2020 का जोर किस पर है? विकल्प ए रटने पर, विकल्प बी अनुभवात्मक अधिगम पर, विकल्प सी अंक प्राप्त करने पर, विकल्प डी ग्रेड सिस्टम पर। तो इसका जोर है अनुभवात्मक अधिगम पर, जोर है नई शिक्षा नीति 2020 का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।